बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम डिस्कस करने जाएंगे लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फाइलम सिलेंड्रेटा को। और इसमें हम डिस्कस करेंगे नर्व नेट, जो फाइलम सिलेंड्रेटा है। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फाइलम सिलेंड्रेटा के अंदर। और इसके साथ साथ सेंसरी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे फाइलम सिलेंड्रेटा के। मुख्तलिफ़ तरह के सेल्स होते हैं फाइलम सिलेंड्रेटा के, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। फाइलम सिलेंड्रेटा की फिजियोलॉजी और इसके साथ साथ डायमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म को भी डिस्कस करने जाएंगे विद सम एग्जांपल। तो आज का लेक्चर में भी थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट ये सारे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट हमारे पास है नर्व नेट। क्या हो सकता है? क्या आपको लगता है कि ऑर्गेनिज्म बिना ब्रेन के ज़िंदगी गुजार सकता है? यानी ब्रेन ना हो लेकिन फिर भी वो ज़िंदगी गुजारे? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, वो गुजार सकता है। पर कैसे गुजारेगा वो? वो बिना ब्रेन के कैसे अपनी लाइफ को वो एडजस्ट करता है या अपनी लाइफ गुजारता है? तो जो निडेरियन है ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बिना ब्रेन के भी क्या करते हैं, अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजारते हैं। कैसे? ये खुराक भी खाते हैं बिना ब्रेन के, ये शिकार भी करते हैं बिना ब्रेन के, ये लोकोमोशन भी शो करते हैं बिना ब्रेन के। तो एक ऑर्गेनिज्म बिना ब्रेन के लाइफ स्पेंड कर सकता है। एन एग्जांपल इज निटेरिया। अब इसमें क्या होता है कि एक नॉर्मल या ह्यूमंस हो गए, ये एडवांस ऑर्गेनिज्म हो गए, तो इनके अंदर प्रॉपर सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें ब्रेन होता है, स्पाइनल कार्ड होता है, देन नर्व्स होती हैं। तो जो निडेरियन है इनके अंदर असल में होता है नर्व नेट। क्लियर है? अब नर्व नेट का यहाँ पे क्या मतलब है? जिस तरह हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड ब्रेन इनके अंदर नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम होता है। डिफ्यूज का मतलब यहाँ पे स्प्रेड हुआ हो। जो नर्व होंगे ये उनकी पूरी बॉडी के ऊपर क्या हुए होंगे? स्प्रेड हुए होंगे। इसकी सिंपल एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं। मान लो एक फिशिंग नेट है, तो फिशिंग नेट के अंदर जितने भी धागे हैं वो नर्व है। तो उसमें से अगर आप किसी एक को भी टच करोगे तो वो जो वाइब्रेशन होगी वो पूरे नर्व नेट में शो होगी। क्लियर है? या इसी तरह आप स्पाइडर का जो वेब होता है, आप अगर आप किसी एक कोने को टच करोगे या किसी एक साइड को टच करोगे तो वो वाइब्रेशन पूरे के पूरे स्पाइडर में क्या हो जाएगी? जो वेब होगा उसमें फैल जाएगी। तो इन द सेम में नर्व नेट भी होता है। ये नेटवर्क होता है नर्व्स का, जो कि निडेरियन की पूरी बॉडी के ऊपर क्या हुआ होता है? डिफ्यूज हुआ होता है, मतलब पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। क्लियर है? अब इसमें कोई भी ब्रेन नहीं होता, निडेरियन में कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता, बट फिर भी ये काफ़ी रिमार्केबल इफेक्टिव एक टॉपिक समझा जाता है, एक प्रॉपर्टी समझी जाती है निडेरियन की। और इसमें 2 इंटरकनेक्टेड नेट्स आपको मिलेंगे। क्लियर है? मैंने नर्व नेट का उम्मीद आपको क्लियर हुई होगी बात, कि नेटवर्क होता है जो कि डिफ्यूज़ हुआ होता है पूरी बॉडी में। डिफ्यूज़ का मतलब है कि स्प्रेड आउट हुआ होगा पूरी निडेरियन बॉडी के ऊपर, और ये क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा जो रिस्पॉन्सेज होंगे बिटवीन निडेरिया एंड इट्स एनवायरनमेंट। क्लियर है? इसमें से जो एक नेट होगा वो प्रेजेंट होगा एपिडर्मिस के बेस में, यानी आउटर लेयर में, और एक प्रेजेंट होगा गेस्ट्रोडर्मिस की बेस पे, यानी कि जो इनसाइड लेयर है। तो 2 नेट हैं, एक एपिडर्मिस में प्रेजेंट होगा और एक गेस्ट्रोडर्मिस में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको न्यूरो ट्रांसमिटर वेसिकल्स भी मिलेंगी, जो कि बोथ साइड ऑफ साइनेप्स के ऊपर आपको मिलेंगी। और इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट 2 वे सिग्नलिंग भी, जो ट्रांसमिशन है सिग्नल की, वो होती है। अनयूजुअल अगर हम कंपेयर करते हैं हायर एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, तो हमारे यहाँ 1 वे ट्रांसमिशन होती है। क्लियर है? मैसेजेस की, सिग्नल्स की, तो हमारे यहाँ 1 वे ट्रांसमिशन है। बट जो निडेरियन है इनके अंदर 2 वे सिग्नल ट्रांसमिशन होती है। एंड रीजन इज न्यूरो ट्रांसमीटर वेसिकल बोथ साइड ऑफ साइनेप्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़, एग्जाम्स जो इनके अंदर होते हैं उसके ऊपर कोई भी माइलिन शीट आपको नहीं मिलेगी। जिस तरह ह्यूमन की कैसे या हायर ऑर्गेनिज्म है, तो एग्जाम के ऊपर माइलिन शीट होती है, जिसकी वजह से जो ट्रांसलेक्शन होती है या सिग्नल की ट्रांसमिशन होती है वो फास्ट होती है, बहुत तेज़ी के साथ हो रही होती है। बट इनके एग्जाम के ऊपर माइलिन शीट आपको नहीं देखने को मिलती, जिसकी वजह से इनके अंदर जो ट्रांसमिशन है सिग्नल्स की वो स्लो होती है क्वाइट एज़ कम्पेयर टू हायर एनिमल। बट फिर भी इनकी कोऑर्डिनेशन के लिए वो मतलब स्लो भी है तो भी इनकी कोऑर्डिनेशन उससे आराम से हो जाती है।
अच्छा, यही नर्वस सिस्टम जो इनके अंदर है, जो कि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है, ये एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स के साथ मिलकर, या आगे हम डिस्कस करेंगे एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स को। और हमारे पास क्या बनाता है, न्यूरो मस्कुलर सिस्टम जनरेट करता है। मतलब यही डिफ्यूज नर्वस सिस्टम एपिथेलियो मस्कुलर सेल के साथ मिलकर न्यूरो मस्कुलर सिस्टम बनाएगा। और इसी को एक एवोल्यूशनरी लैंडमार्क के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि ये वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, डिडेरियन वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सबसे पहले नर्वस सिस्टम का कंसेप्ट आया, यानी नर्वस सिस्टम एवॉल्व हुआ। इसके बाद फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर कम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, मतलब नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट होती गई, और फिर हायर एनिमल के अंदर एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम में देखने को मिलता है। तो द फर्स्ट एनिमल दैट शो और इवॉल्व द नर्वस सिस्टम आर द निडेरियन, यानी फाइलम सिलेंट्रेटा। और इसमें एक और चीज़ जो कि एनालिडा की डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलती है, जब हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे डिटेल के साथ भी इसको देख लेंगे। नर्व प्लेक्सिस, उनके अंदर आपको मिलती है नर्व प्लेक्सिस। अब नर्व नेट और नर्व प्लेक्सिस में फ़र्क क्या है। जो नर्व नेट है, मैंने कहा कि अगर नर्व्स पूरी बॉडी के ऊपर फैले हुए हैं, यानी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, स्प्रेड आउट हुए हैं, तो उसे आप नर्व नेट कहोगे। लेकिन अगर वही नर्व किसी स्पेसिफाई एक रीजन के ऊपर फैले हुए हैं, क्लियर है, यानी पूरी बॉडी में नहीं है, बट एक ख़ास रीजन के में फैले हुए हैं, एक बॉडी के ख़ास पोर्शन में फैले हुए हैं, तब उन्हें आप क्या कहोगे, नर्व प्लेक्सिस कहोगे। क्लियर है। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको नर्व प्लेक्सिस मिलेंगे एनालिड की, और ह्यूमन की बात करें तो कार्डियक प्लेक्सिस होता है, यानी आपके हार्ट के इर्द गिर्द जो नर्व होते हैं, तो उन्हें हम नर्व प्लेक्सिस कहते हैं। तो नर्व नेट पूरी बॉडी में अगर नर्वस सिस्टम फैला हुआ है तो नर्व नेट बोलोगे, और अगर स्पेसिफाइड रीजन में कनेक्टेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, नर्व प्लेक्सिस कहेंगे। क्लियर है। थोड़ा बहुत इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं और ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो। तो यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम है, यहाँ पे बस निडेरिया की एपिडर्मिस शो हो रही है और यहाँ पे आपको नर्व नज़र आ रहे होंगे। क्लियर है। दिस वन, तो ये नर्व नेट आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास एपिडर्मिस आउटर लेयर। ये हमारे पास गैस्ट्रोडर्मिस है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे ये इस पोर्शन में ये सारे आपको नज़र आ रहे होंगे। क्लियर। तो दो तरह के इंटरकनेक्टेड नर्व तो मैंने बताया था कि एपिडर्मिस में होता है और एक गैस्ट्रोडर्मिस में आपको मिलता है। तो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम भी बनाते हैं, मैंने बताया कि नर्व्स मिलकर जो एपिथेलियल मस्कुलर सेल है उनके साथ मिलकर न्यूरोमस्कुलर सिस्टम बनाएंगे। ये वो टू वे सिग्नल ट्रांसडक्शन आपको शो हो रही है। यहाँ पे भी न्यूरो ट्रांसमीटर के वेसिकल्स हैं और यहाँ पे भी आपको मिलेंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या पॉसिबल है, एक टू वे मूवमेंट जो ऑर्गेनिज्म की है वो हमारे पास क्या है, पॉसिबल है। क्लियर है। और इसके अंदर जितने भी एग्जान होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन माइलिनेटेड एग्जान प्रेजेंट होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब यहाँ पे हम कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर, जो कि हमें मिलते हैं देखने को। द फर्स्ट वन इज़ द स्टेटोसिस्ट, पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत। तो ये हमारे पास आर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। देखिए हमने दो तरह के फॉर्म पढ़े थे, मेडूसा एंड पोलिप। जो पोलिप फॉर्म था वो तो हमारे पास सिसाइल था, वो तो मूव ही नहीं करता था, तो उसके लिए तो बैलेंसिंग की या इक्विलिब्रियम की ज़रूरत ही नहीं थी। बट जो मेडूसा फॉर्म था वो मूव करता था, लोकोमोशन शो करता था, तो उसके लिए इक्विलिब्रियम बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी था। तो स्टेटोसिस्ट आर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक, या फिर बैलेंसिंग आर्गन इसको बोला जाता है, ये नहीं, ये बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेडूसा के अंदर, और ये हेल्प करते हैं मेडूसा की टू मेंटेन इट्स बॉडी पोजीशन, कि वो अपनी बॉडी की पोजीशन को मेंटेन कर सकें। एंड इन द सेम वे ओरिएंटेशन इन वाटर, यानी अप जाना है, डाउन जाना है, राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, तो ये सारी ओरिएंटेशन भी स्टेटोसिस्ट की मदद से वो कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है ओसिली, या उसको ओचिली भी बोलते हैं, ओसिला या फिर ओचिली इसको आप बोल लो। तो ओचिली क्या होती है हमारे पास की, एक लाइट सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर आर्गन होता है या फिर फोटो रिसेप्टर सेल होता है, यानी आप इसे सिंपल जबान में सिंपल आई बोल सकते हो। क्लियर है। यानी प्रॉपर कम्प्लेक्स आई तो नहीं होती, बट एक सिंपल सी आई की तरह ये काम कर रहा होता है, और इसका काम होता है डिटेक्ट करना, किस चीज़ को, लाइट को डिटेक्ट करना। क्लियर है। तो ओचिली क्या है, एक लाइट सेंसिटिव फोटो रिसेप्टिव आर्गन है जो डिटेक्ट करेगा प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट को। क्लियर है। इसके बाद थर्ड वन आपके पास आता है रोपेलिया,
अब रोपेलिया भी एक सेंसिटिव स्ट्रक्चर है जो आपको ज़्यादातर मार्जिनल सेंस आर्गन भी से कहा जाता है। मार्जिनल्स में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है और ये आपको मिलेगा स्काइफो मेडुसा के अंदर। क्लियर है। इसके साथ क्यूबोजोन्स जो होते हैं, ये पूरी क्लास है, हम आगे डिस्कस करेंगे निडेरिया के अंदर। तो रोपेलिया के अंदर आपको क्या मिलते हैं, ये इनके रोपेलिया में आपको कौन कौन सी चीज़ें मिल सकती हैं। तो कीमो रिसेप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, स्टेटोसिस्ट आपको मिलेंगे, इस तरह ओ चिली आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो रोपेलिया इज़ लाइक वन ऑफ द मेजर सेंसी स्ट्रक्चर इन द फाइलम सिलेंट्रेटा या फिर जो निडेरियन ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है। इसके अलावा आपको कुछ नर्व रिंग्स मिलेंगी जो कि टू नर्व रिंग्स होंगी और ये आपको ज़्यादा हाइड्रोमेडुसा के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगी जो बेल मार्जिन होते हैं उनका। अब इसका काम क्या है, बहुत ही सिंपल सा है कि स्विमिंग डायरेक्शन को कोऑर्डिनेट करना कि किस डायरेक्शन में स्विम करना है। पल्सेशन रेट को भी ये कंट्रोल करता है, इसके साथ साथ टेंटिकल की पोजीशन को भी ये कंट्रोल कर रहा होता है। तो सेंसरी स्ट्रक्चर्स हमारे पास स्टेटोसिस्ट जो बैलेंसिंग के लिए, ओचिली जो कि लाइट सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर सेल है, लाइट को रिसीव करेगा, डिटेक्ट करेगा। रोपेलिया जो कि एक मेजर सेंसरी स्ट्रक्चर है जिसमें आपको कीमो रिसेप्टर, स्टेटोसिस्ट और ओचिली आपको देखने को मिलेंगी। नर्व रिंग्स जो कि 2 इन नंबर्स होती हैं और कोऑर्डिनेट करती है स्विमिंग को, पल्सेशन रेट को एंड देन टेंटिकल की पोजीशन को। क्लियर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम कुछ सेल टाइप्स डिस्कस करते हैं जो हमें निडेरिया के अंदर मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। तो हमारे पास ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एपिडर्मस बनाते हैं। जो आउटर लेयर है निडेरियन की, एपिडर्मस को बनाने वाले जो सेल होंगे वो एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स होंगे। इनके अंदर क्या होते हैं, मायोफाइब्रिल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि किस में हेल्प करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प आउट कर रही होती है। और ज़ाहिर बात है एपिथेलियो मस्कुलर सेल आपको थ्रू आउट द बॉडी आपको मिलेंगी, यानी पूरी बॉडी को इन्होंने कवर किया होता है और एपिडर्मिस इन्होंने बनाई हुई होती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, इसमें ग्लैंड सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या, ग्लैंड सेल। अब ग्लैंड, ये तो ग्लैंड का काम हमेशा सिक्रीशन ही होता है, तो ये सेल भी क्या करेंगे, सिक्रीशन करेंगे। किस चीज़ की सिक्रीशन करेंगे, ये सिक्रीट करेंगे कुछ एडहेसिव सब्सटेंसेस को। एडहेसिव मतलब जिनके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ स्टिकीनेस हो, यानी चिपकने वाले जो सब्सटेंसेस होंगे। और इसके साथ ये गैस बबल्स को भी सिक्रीट करते हैं फ्लोटिंग के लिए, तैरने में मदद कर रहे होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है नर्व सेल्स। क्लियर, अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो मोस्टली आपको इसमें जो नर्व सेल्स आपको मिलेंगे वो यहाँ पे ए पोलर अगर ये होता तो बेस्ट होता, यहाँ पे शायद थोड़ी बहुत इसमें कन्फ्यूजन हो गई है। नर्व सेल इनके अंदर आपको मिलेंगे और ये ए पोलर ज़्यादातर आपको मिलेंगे। इनके अंदर जो सेल बॉडी है आपको सिर्फ देखने को मिलेगी, बाकी इनके अंदर एक्सटेंशन को इतनी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। और ये एक नर्व नेट बनाते हैं। क्लियर है, वो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। इंटरस्टिशियस सेल्स आपको इसमें देखने को मिलेंगी। और इंटरस्टिशियस सेल क्या है, हमारे पास स्टेम सेल है। क्लियर है, और वो भी अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेम सेल्स हैं हमारे पास। अब अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेम सेल का मतलब इंटरस्टिशियस सेल। अब स्टेम सेल आपको पता है ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो किसी भी दूसरे सेल के अंदर डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, कोई भी दूसरा सेल बना सकते हैं। तो इंटरस्टिशियल सेल भी ऐसे ही सेल्स हैं कि जो इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि एक दूसरे सेल बना सकते हैं। लाइक ये नीडोब्लास्ट बन सकते हैं, ये सेक्स सेल्स आपके पास बना सकते हैं, ये नर्व सेल भी आपके पास बना सकते हैं। इस तरह ये बर्ड्स में भी डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। तो इंटरस्टिशियस सेल्स आर द अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेम सेल, दे कैन ईजिली बिकम इनटू नीडोब्लास्ट, सेक्स सेल, नर्व सेल या फिर बर्ड्स। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं सेंसरी सेल्स। अभी हम कुछ डिस्कस भी कर चुके हैं। सेंसरी सेल्स क्या होते हैं कि 4-5 तरह के हमने डिस्कस कर लिए। इनमें आपको एक फ्लैजिलम भी मिलेगा। क्लियर है, जो कि यूज़ होता है केमिकल को डिटेक्ट करने के लिए। और इसके अलावा टेक्टाइल स्टिमुलाई, ठीक है, क्या ऑर्गेनिज्म का टच हो जाना और टच होने के बाद उस ऑर्गेनिज्म की सेंसेशन को पूरी बॉडी में ट्रांसमिट कराना, तो ये काम इन सेंसरी सेल्स का होता है। और टच को रिसीव करेंगे और उस रिसीव करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को नर्व नेट पूरी बॉडी में क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, स्प्रेड आउट कर देगा। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है नीडोसाइट, जिसको हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। नीडोसाइट्स हमारे पास हाउस करता है नीडा को। नीडा क्या होता है, हमारे पास ग्लैंड होती है लाइक निमेटोसिस्ट,
क्लियर है, जिनके अंदर आपके पास स्पेशलाइज स्टिंग होता है या स्पेशलाइज आप बोल लो कि किस्म का पॉइजन होता है, विनोम होता है, जो कि फिर ऑर्गेनिजम्स को पैरालाइज कर देते हैं और जो निडेरिया है वो उसको फिर आसानी के साथ क्या कर लेता है, खा लेता है। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे हम फिजियोलॉजी देखते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा की। तो फर्स्ट वन हमारे पास डाइजेशन। तो याद रहे फाइलम निडेरिया के अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको देखने को मिलता है, यानी एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा, बट इसके अंदर आपको इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी देखने को मिलती है एंड उसके साथ साथ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी आपको मिलती है। हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को। क्लियर है? इसके साथ साथ हमारे पास होता है रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो निडेरियन के अंदर एब्सेंट होता है, कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होता। तो फिर इनके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो सिंपल जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है उसके ज़रिए से हो रही होती है। तो नो रिस्पायरेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, दे एक्सचेंज ऑफ gases take place between the nidarian and its environment। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास थर्ड वन है सर्कुलेशन। तो याद रहे इनके अंदर कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही हो रही होती है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इनके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है, कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जो वेस्ट रिमूवल है वो भी सिंपली डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही होगा। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, नो सर्कुलेटरी सिस्टम, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, बट दे कैन डू ऑल दिस प्रोसेस बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास इनके अंदर नर्वस सिस्टम की काफ़ी अच्छे से हमने डिस्कस भी कर लिया। फॉर द फर्स्ट टाइम इनके अंदर आपको नर्वस सिस्टम देखने को मिला हमें, जिसमें ए पोलर न्यूरॉन आपको मिलेंगे। ठीक है, मतलब ए पोलर जो न्यूरॉन होते हैं सिंपल सा लाइक दिस फॉर्म में आपके पास न्यूरॉन होगा, कोई एक्सटेंशन आपको नज़र देखने को नहीं मिलेगी। तो इसको हम एपोलर न्यूरॉन कहेंगे। नर्व सेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे नर्वस नेट के अंदर, ये जिसको नर्व नेट हमने अभी बोला, डिस्कस कर लिया अच्छे से। ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, यानी डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम हम इसे कह रहे होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है रिप्रोडक्शन। तो इनके अंदर आपको यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा एंड इसके साथ साथ बाइसेक्सुअल फॉर्म्स में ये आकर होते हैं। क्लियर? यानी ये यूनिसेक्सुअल फॉर्म में भी हो सकते हैं डाईशियस, और बाइसेक्सुअल यानी मोनोइशियस फॉर्म में हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन बोथ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको देखने को मिलेगा एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है फर्टिलाइजेशन। तो इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो बोथ है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगी एंड इसके साथ साथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी निडेरियन शो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट में ये बहुत तरीके से डेवलप्ड होते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी ये कर रहे होते हैं एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी ये करते हैं। क्लियर है? सेंसरी स्ट्रक्चर्स वो भी अभी हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिए, यानी कि इनके अंदर कुछ मेंबर के अंदर टेंटिकल होते हैं। अब जाहिर बात है टेंटिकल का काम क्या होगा, प्रे को कैप्चर करना। स्टेटोसिस्ट आपको देखने को मिलेंगे जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन है। इसके अलावा हमने डिस्कस कर लिए थे नर्व रिंग और पेलिया वगैरह। तो ये सारे आपके पास क्या है, सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं। ये था फिजियोलॉजी ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस फाइलम के अंदर, वन इज़ द डाइमॉर्फिज्म, क्लियर, एंड द नेक्स्ट वन इज़ द पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस फाइलम के। तो जो डाइमॉर्फिज्म है, डाई का मतलब दो, मार्फ का मतलब स्ट्रक्चर, शेप्स। तो डाइमॉर्फिज्म हमारे पास असल में इसको हम डिफाइन करते हैं या फिर रेफर करते हैं कि अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फॉर्म, यानी कि डाइमॉर्फिज्म के अंदर आपको दो एग्जैक्ट डिस्टिंक्ट फॉर्म मिलेगी, सिर्फ दो ही होंगी, दो से ज़्यादा नहीं हो सकती। लाइक दो मार्फ, दो स्ट्रक्चर्स या दो शेप्स आपको मिलेंगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ साइकिल में या फिर उन ऑर्गेनिज्म की एक कॉलोनी में। यानी कि अगर वो ऑर्गेनिज्म अकेला है, सोलिटरी है या फिर कॉलोनी फॉर्म में है, तो उनकी लाइफ साइकिल में आपको हमेशा सिर्फ दो ही डिस्टिंक्ट फॉर्म आपको मिलेंगी, दो ही लाइफ फॉर्म्स उसमें होंगी। लाइक जिस तरह हमने पढ़े थे पोलप एंड मेडूसा, तो यही दो स्टेजेस आपको मिलेंगी, दो फॉर्म्स आपको मिलेंगी। तो इस तरह के प्रोसेस को हम फिर डाइमॉर्फिज्म कह रहे होते हैं। क्लियर है? तो फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर आपको डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलती है।
क्लियर। डाइमॉर्फिज्म वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ, एज अ प्रोसेस। ये डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में या फिर उस ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी में आपको दो डिस्टिंक्ट फॉर्म मिले, इससे ज़्यादा न मिले, उसको हम डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। तो सिलेंड्रेटा के अंदर आपको डाइमॉर्फिज्म क्लियरली देखने को मिलती है। इसमें असल में होती है फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यानी पोलिप से मेडूसा, मेडूसा से फिर पोलिप बनेगा, फिर पोलिप से मेडूसा, तो ये स्टेजेस से चलता रहेगा। और याद रखो इसको स्पेसिफाइड टर्म भी हम देते हैं मेटा जेनेसिस, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए ये टर्म। तो मेटाजेनेसिस क्या है? अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन द पोलिप फॉर्म एंड द मेडूसा फॉर्म। पोलिप से मेडूसा बनेगा, मेडूसा से पोलिप बनेगा, पोलिप से मेडूसा बनेगा, मेडूसा से फिर पोलिप बनेगा। तो ये कहानी इनकी ज़िंदगी में चलती रहती है एनिडेरियन के, और इस प्रॉपर्टी को हम मेटाजेनेसिस बोल रहे होते हैं, जो कि डाइमॉर्फिज्म के अंदर आ रही होती हैं। क्लियर है? जिस तरह मैंने बताया, टू मेन फॉर्म आपको सिर्फ देखने को मिलेंगी। क्लियर है? लाइक वन इज़ द पोलिप सेसाइल फॉर्म एंड द अदर इज मेडूसा द फ्री स्विमिंग फॉर्म। एग्जांपल क्या है ओबेलिया के अंदर? वैसे और भी एग्जांपल है, बट ओबेलिया के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगी सेसाइल एसेक्सुअल पोलिप फॉर्म होगा। क्लियर है? जो कि अल्टरनेट करेगा विद फ्री स्विमिंग सेक्सुअल मेडूसा जनरेशन के साथ। ये हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, मेडूसा को भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, पोलिप को भी पढ़ा हुआ है, पोलिप को भी पढ़ा हुआ है, सॉरी। तो आप उन लेक्चर्स को देखकर इसको मज़ीद भी बेहतर कर सकते हैं। तो जो सेसाइल एसेक्सुअल पोलिप फॉर्म है, ये अल्टरनेट करेगा विद द सेक्सुअल मेडूसा जनरेशन के साथ। पोलिप रिप्रोड्यूस होता है एसेक्सुअली, हम ये बात जानते हैं, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू मेडूसा। मेडूसा रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, और फिर ये हमारे पास बन जाता है एक टू, यानी गिव राइज करता है न्यू पॉलिप्स को। तो इस तरह इनकी ये लाइफ साइकिल क्या होती है, एक तरह से कंटिन्यू हो रही होती है। पॉलिप से मेडूसा बन रहा होता है, मेडूसा से फिर पॉलिप बन रहा होता है। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, फर्स्ट लेट मी क्लियर दिस। यहाँ पे हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, अब बात आती है पॉलीमॉर्फिज्म की। तो फाइलम सिलेंडर आप पॉलीमॉर्फिज्म भी शो कर रहा होता है। तो पॉली का मतलब मैनी एंड मॉर्फ का मतलब शक्ल, स्ट्रक्चर। तो यानी दो से ज़्यादा आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी। पॉलीमॉर्फिज्म रेफर टू अकरेंस ऑफ टू आर मोर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल के अंदर आपको ये फॉर्म्स देखने को मिलेंगी। विद इन अ सेम स्पीशी भी हो सकती है, या फिर कॉलोनी में भी हो सकती है। यानी आपको ज़ोइड मिलेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स मिलेंगे, जैसे मैंने कहा, बट वो दो से ज़्यादा होंगी। क्लियर है? वो 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, एंड सो ऑन, बट वो 2 से ज़्यादा होंगी। तो अगर 2 से ज़्यादा फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगी जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली आपके पास फॉर्म डिफरेंट हो, यानी उनका काम डिफरेंट हो, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म या फिर स्पीशी के अंदर या फिर कॉलोनी के अंदर आपको देखने को मिले, तो उन्हें हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। हाइड्रोक्टेनिया के अंदर आपको 5 डिफरेंट टाइप के ज़ोइड आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है? फर्स्ट वन इज़ द गैस्ट्रोज़ोइड। क्लियर है? जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फीडिंग के लिए। सेकेंड हमारे पास टेक्टाइलोज़ोइड होते हैं, जो कि डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड हमारे पास टेंटिकलोज़ोइड हमारे पास होते हैं। टेंटिकलोज़ोइड्स ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेंसरी, यानी सेंसेशन के लिए। स्केलेटोज़ोइड्स होते हैं हमारे पास, जो कि प्रोडक्शन के लिए हमारे पास क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और गोनोज़ोइड्स होते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 5 तरह के फॉर्म्स हैं, पांचों के पांचों फॉर्म एक दूसरे से डिफरेंट हैं, डिफरेंट फंक्शन, कोई फीडिंग, कोई डिफेंस, कोई सेंसरी एंड सो ऑन। तो अब इससे एक और चीज़ भी आपको क्लियर हो रही होगी कि पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आती है, डिवीजन ऑफ लेबर आती है। एक कॉलोनी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर आपको नज़र आ रही होगी। लाइक इस पूरी कॉलोनी के हाइड्रोक्टेनिया के अंदर आपको डिवीजन ऑफ लेबर नज़र आ रही है। कुछ फॉर्म फीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कुछ डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कुछ सेंसेशन करती हैं, कुछ प्रोटेक्शन करती हैं, और कुछ रिप्रोडक्शन। सो ये ऑल पॉसिबल है ड्यू टू द पॉलीमॉर्फिज्म। फाइसेलिया, जो कि कॉमन एग्जांपल भी है सिलेंड्रेटा की, इसको पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर भी कॉमनली कहा जाता है। ये एक एनिमल दिखता है, बट एक्चुअली ये एक कॉलोनी होती है स्पेशलाइज्ड ज़ोइड की, जो कि एक आर्गन के तौर पर काम कर रही होती है। लाइक ये कॉलोनी फॉर्म में होता है। और इन सब पॉलीमॉर्फिज्म का मकसद क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, ताकि आए कॉलोनी के अंदर, जिससे वो कॉलोनी पर हमें क्या दिखती है, एफिशिएंट दिख रही होती है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे हम कुछ एग्जांपल विद देयर कॉमन नेम्स डिस्कस करते हैं, और फिर आज का ये लेक्चर
क्लोजअप करते हैं। तो फाइलम सिलिंड्रेटा के अंदर आपको कौन कौन से ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, वैसे तो बहुत सारे, बट यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ फाइसेलिया, जिसको आप कंवली कहते हैं, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। नेक्स्ट हमारे पास है एडमशिया, जिसे हम कॉमनली सी एनिमोन कहते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वन पेनेंट्यूला, जिसको हम कॉमनली सी पेन कहते हैं, तो ये अपने पेन से सी पेन आप याद रख सकते हैं। फोर्थ वन इज गोर्गोनिया, जिसको हम सी फैन कह रहे होते हैं। मेएंड्रियाना, मेएंड्रियाना हमारे पास फिफ्थ वन एग्जांपल है इसकी, जिसको हम ब्रेन कोरल भी कह रहे होते हैं। सिक्स वन इज ओबेलिया, जिसे हम सी फर भी कहते हैं। और ओरेलिया हमारे पास, जिसे जेलीफिश, ये आपको कॉमनली पता भी होगा। हाइड्रा क्लियर है हमारे पास, और इसका जो कॉमन नाम होता है फ्रेश वाटर पोलिप, हम इसे बोल रहे होते हैं। सो ये कुछ एग्जांपल थी फाइलम सिलिंड्रेटा की। तो ये आज का लेक्चर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह पामद।